हेलो दोस्तों, रिव्यू वर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सोनी लिव की नई वेब सीरीज स्कैम 2003 के एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीरीज साल 2003 से शुरू होती है। डॉक्टर्स अब्दुल करीम तेलगी का नाको टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें रिवील होता है इस स्कैम में काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। इसके बाद कहानी 1982 में खानापुर कर्नाटक में पीछे आती है। अब्दुल करीम तेलगी ट्रेन में अंग्रेजी बोलकर बड़े एंटरटेनिंग तरीके से फल बेच रहा होता है, जहां एक शौकत नाम का आदमी तेलगी के अपनी बीकॉम की डिग्री की कॉपी में फल बेचने के आइडिया से इम्प्रेस होकर उसे बंबई में एक जॉब ऑफर करता है। इसके बाद हम देखते हैं तेलगी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। वो एक झुग्गी में रहता था और पड़ोसी के बच्चे कुचे खाने से उनकी जिंदगी कट रही थी। अब्दुल का मामा और अम्मी उसे मुंबई जाने को मना कर यही काम करने को कहते हैं, पर अब्दुल अपने सपनों को पूरा करने के इरादे से बंबई आ जाता है। अब्दुल शौकत भाई के गेस्ट हाउस में जॉब करने लगता है। शौकत भाई का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसके बाद अब्दुल टैक्सी ड्राइवर और दुकानदारों तक विजिटिंग कार्ड पहुंचाकर होटल का प्रमोशन करता है और टैक्सी ड्राइवर को गेस्ट लाने पर 5 रुपए कमीशन भी देता है। शौकत भाई का धंधा 2 महीने में ही चल पड़ता है, जिससे अब्दुल की इज्जत और पगार दोनों बढ़ जाती है। अब्दुल की मुलाकात वहां शौकत भाई की बेटी नफीसा से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़कर शादी कर लेते हैं। इसके बाद अब्दुल 7 साल के लिए गल्फ कंट्री में काम करने चला जाता है, लेकिन बीवी और बेटी की याद उसे वापस बंबई खींच लाती है। अब्दुल वापस आकर अपने भाई को आसपास के लोगों से प्यार से बात करने को कहता है। वो नहीं चाहता उसके भाई की वजह से काम पर कुछ असर पड़े। एक आदमी अब्दुल से मिलने आता है। अब्दुल उसे गल्फ कंट्री में काम पर भेजने के लिए उसके जाली पासपोर्ट, स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट बनवाकर उसे इमिग्रेशन वीजा की तैयारी करा रहा होता है। तभी वहां क्राइम ब्रांच ऑफिसर मधुकर डोम्बे आकर उसे अरेस्ट कर थाने ले जाता है। शौकत भाई और नफीसा थाने आते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि वो कबूतरबाजी करता है, यानी कि वो इल्लीगली लोगों को दूसरे देश भेज रहा है और उसे छुड़ाने के लिए वो उन्हें वकील से बात करने को बोलता है। अब्दुल की मुलाकात जेल में कौशल जावेरी नाम के बंदे से होती है। वो उसे गणेश कांबले नाम के वकील के बारे में बताता है, जो अक्सर उसकी हेल्प करता है। शौकत भाई एक वकील की हेल्प से अब्दुल को बाहर निकलवा लेते हैं और उसे ऐसे कामों से दूर रहने को कहते हैं। अब्दुल को अपना काम शुरू करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाना था। इसके लिए गणेश कांबले नाम के वकील से मिलता है। गणेश को अब्दुल से पता चलता है कि केस ऑफिसर मधुकर है, जो काफी पैसा खाता है, पर क्योंकि अब्दुल के अकाउंट्स पुलिस ने फ्रीज कर दिए थे और उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो गणेश से डील करता है कि वो उसके लिए और भी बहुत सारे क्लाइंट्स ला कर देगा, बदले में वो मधुकर को पैसे दे दे। फ्यूचर के मुनाफे की सोच गणेश तैयार हो जाता है। कौशल जावेरी नाम का बंदा जो अब्दुल को जेल में मिला था, वो उससे गेस्ट हाउस में मिलने आता है। वो अब्दुल के गणेश से काम निकलवाने के तरीके से काफी इम्प्रेस था। कौशल अब्दुल को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। अब्दुल उसके साथ उसकी फैक्ट्री में जाता है। कौशल अब्दुल को शेयर सर्टिफिकेट दिखाकर बताता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के क्लर्क की हेल्प से वो डेट शेयर सर्टिफिकेट ले आता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट 5 बार ही ट्रांसफर हो सकता है, जिसके बाद ये कंपनी के लिए रद्दी के बराबर होता है। लेकिन वो केमिकल की हेल्प से उन सर्टिफिकेट पर से एडजिव स्टाम्प हटाकर उन्हें ठीक कर पहले जैसा नया बना देता है, और फिर उन रेवेन्यू स्टैम्प्स को वो बीएमसी ऑफिस जाकर ब्रोकर को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाता है। कौशल और अब्दुल ब्रोकर को अपना माल बेचने जाते हैं, पर वो काफी कम कमीशन दे रहा होता है। वो दोनों बिना ब्रोकर से डील किए वहां से निकल रहे होते हैं, जहां उन्हें निकलते हुए कलकत्ता गैंग वाले बंदे दिखते हैं। कौशल समझ जाता है ये इनका काम है और कौशल उन्हें बीएमसी से दूर रहने को कहता है, पर वो उन्हें साफ मना कर देते हैं। कौशल अब्दुल को बताता है कि कलकत्ता गैंग वाले क्लर्क की हेल्प से सीधे नए रेवेन्यू स्टैंप निकलवाकर आधे दाम में बेच रहे हैं, ताकि उनकी मोनोपोली हो जाए। इसके बाद वो दोनों भी ओल्ड कस्टम हाउस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कलकत्ता गैंग वाले खाने के डब्बे में स्टैंप्स इधर उधर कर रहे हैं। उन सभी क्लर्क में से एक क्लर्क जो उससे डब्बा नहीं लेता है, जिसके बाद रात को वो उसका पीछा कर साथ काम करने के लिए कोलकाता गैंग से 5% ज्यादा ऑफर कर अगले दिन शाम को मिलने को कहते हैं। अगले दिन वो क्लर्क उनसे मिलने तो आता है, लेकिन वो स्टैंप की जगह कुछ और लेकर आता है। कौशल उसे वो वापस करता है। तभी कलकत्ता गैंग वाले आकर उन तीनों को बुरी तरह पीटते हैं और वो सारे शेयर सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं। शौकत भाई अपनी वसीयत अब्दुल को विटनेस बनाकर उसकी बेटी जिया के नाम कर देते हैं। अब्दुल अगले दिन फल लेकर उस क्लर्क विठल से मिलने जाता है, जहां अब्दुल को क्लर्क से पता चलता है वो डेट शेयर सर्टिफिकेट नहीं थे, बल्कि वो स्टैंप पेपर थे, जो उन अधेसिव स्टैंप से ज्यादा कीमती थे, ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से, जो कभी कभी ही मिल पाते हैं। अब्दुल स्टैंप पेपर के बारे में सारी जानकारी लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब्दुल एक नए स्टैंप पेपर स्कैम के आइडिया के साथ कौशल से मिलने जाता है और उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में समझाता है।
कि किसी को घर खरीदना हो या शादी करनी हो उसके लिए स्टैम्प पेपर तो लगता ही है, इसलिए अब वो स्टैम्प पेपर चुराएंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद बंबई में कम्युनल राइट्स की वजह से सारे बिजनेसमैन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके बाद भी अब्दुल पीछे हटने को राजी नहीं था और वो स्टैम्प पेपर्स के रास्तों का पता कर उसे बंबई स्टेशन से चुराने का प्लान बनाता है। स्टैम्प पेपर चुराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए अब्दुल असिस्टेंट स्टेशन मास्टर कदम के साथ डील करता है, जिससे वो उसकी हेल्प से गवर्नमेंट सील हटाकर नकली स्टैम्प पेपर से असली स्टैम्प पेपर बदल सके। इसके बाद अब्दुल को जरूरत थी नकली स्टैम्प पेपर की, जिसके लिए वो फिल्मों के एक फेमस आर्ट डायरेक्टर से मिलता है और उसे एक फिल्म में शूटिंग के लिए स्टैम्प पेपर की जरूरत बताकर डायरेक्टर से प्रिंटिंग प्लेट बनवा लेता है, जिससे वो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से स्टैम्प पेपर छपवा सकता है। इसके बाद वो एक चाचा को ढूंढते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है और उनके प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल करने के लिए मना लेते हैं। अब्दुल और कौशल स्टैम्प पेपर छापकर रात को वाडी बंदर और यार्ड के बीच मिले 6 मिनट के समय में स्टेशन मास्टर की दी हुई चाबी और स्टैम्प से आसानी से स्टैम्प पेपर बदल लेते हैं। कोर्ट में गणेश से अब्दुल को पता चलता है छोटे मोटे वकीलों को हफ्ते में 4 या 5 स्टैम्प पेपर चाहिए होते हैं, जिसके बाद अब्दुल कॉर्पोरेट लॉयर से डील करने लगता है। इससे वो डबल मुनाफा कमा पा रहे थे, लेकिन वो बल्क में स्टैम्प पेपर नहीं बेच पा रहे थे। अब्दुल को समझ आता है सब लोगों को पैसा खिलाकर उनके पास जितना उसे उम्मीद थी उतना पैसा नहीं आ रहा है। कौशल अब्दुल को टेंशन दूर करने के लिए बार लेकर जाता है, जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसके बाद कौशल को जाने को बोलकर वापस बार में चला जाता है। जिया के बर्थडे पर अब्दुल की अम्मी नफीसा से उसके और अब्दुल के रिश्ते के बारे में पूछती है, जिस पर नफीसा कहती है उन दोनों के बीच सब सही है। अब्दुल का भाई उसे भी उसके नए धंधे में शामिल करने को बोलता है, लेकिन अब्दुल उसे कुछ वक्त इंतजार करने को बोलता है। अब्दुल एक कॉर्पोरेट वाले बंदे से डील करने जाता है, लेकिन वो उनसे उनका वेंडर लाइसेंस मांगता है और बिना वेंडर लाइसेंस के वो आदमी डील के लिए तैयार नहीं होता है। लाइसेंस के लिए अब्दुल गणेश के साथ एक आदमी से मिलता है, उससे पता चलता है लाइसेंस बनने में बहुत टाइम लगेगा और उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। रात को स्टैम्प पेपर छापते हुए पुलिस की रेड पड़ती है, लेकिन वो रेड शराब की होती है तो वो बच जाते हैं। लेकिन इसका उपाय निकालने के लिए अगले दिन अब्दुल दरगाह के इमाम से मिलता है, जो उसे पुलिस से बात करने को कहते हैं। अब्दुल फिर इंस्पेक्टर मधुकर और सुनील से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि वो पुलिस फंड में कुछ पैसे डालेगा और वो पैसे वो दोनों दरगाह की मरम्मत के काम के लिए दे, जिसके बाद उनकी और मोहल्ले वालों की दोस्ती बढ़ेगी और अखबार में उनकी फोटो भी छपेगी। वो दोनों राजी हो जाते हैं, जिसके बाद उन सबकी दोस्ती हो जाती है। बार में अब्दुल डोम्बे से वेंडर लाइसेंस बनवाने में हेल्प के लिए कहता है। डोम्बे उसे एमएलए तुकाराम से मिलने को कहता है। अब्दुल तुकाराम के जन्मदिन का आयोजन कर उसे बुलाता है और उसके एनजीओ में और उसे लाइसेंस में हेल्प के लिए पैसे देता है। तुकाराम और अब्दुल ओल्ड कस्टम हाउस जाते हैं। तुकाराम के कहने के बाद भी वो ऑफिसर लाइसेंस के लिए मना कर देता है, क्योंकि उससे पहले भी काफी लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग होती है। तुकाराम उसे किसी और धंधे में हेल्प को कहता है। अब्दुल मुंह लटका कर वापस प्रिंटिंग प्रेस आता है, जहां पहले ही कौशल उससे नाराज होता है, क्योंकि वो इन सब में बिना उससे पूछे पैसा लूटा रहा है। जिसके बाद उन दोनों की कहासुनी होती है, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहकर लड़ने लगते हैं। अब्दुल जख्मी होकर गिर जाता है और कौशल गाली बकता हुआ वहां से चला जाता है। अब्दुल एक बार फिर से तुकाराम से मिलने जाता है और लाइसेंस दिलाने के बदले इलेक्शन में फंडिंग का वादा करता है, जिसके बाद तुकाराम उसे लेकर पार्टी लीडर गरिमा तलपड़े के पास जाता है। अब्दुल उसे इलेक्शन में हेल्प का वादा करता है। गरिमा के रिकमेंडेशन लेटर की हेल्प से ऑफिसर भराड़े 5 दिन में ही लाइसेंस बना देता है। अब्दुल अपनी ईगो साइड कर दोबारा कौशल से हाथ मिलाने जाता है, लेकिन कौशल इसके लिए रेडी नहीं होता है, जिसके बाद वो एनजीओ वाले बंदों और अपने भाई सलीम को काम पर लगा लेता है। इसके बाद वो अच्छा खासा पैसा छापता है और सबको टाइम टू टाइम पैसा पहुंचाता है। इलेक्शन में तलपड़े के पार्टी हार जाती है और एक नई लोकतांत्रिक सेकुलर पार्टी जीत जाती है, जिसमें पार्टी के सब मंत्री का रिमोट कंट्रोल भव्या इनामदार के पास होता है और उसका वजीर था मोरे। अब्दुल पैसों का गुलदस्ता बनाकर पार्टी हेड ऑफिस जाकर मोरे को देता है और उसका भरोसा मांगता है और टाइम टू टाइम गरिमा से ज्यादा पैसे देने का वादा करता है। अपने भाई से एक फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते संजीव पटेल भव्य इनामदार की हेल्प के लिए आता है। वकील उन्हें इलीगल आइडिया देता है कि उन्हें 1995 वाली विल को इनवैलिड बताकर ये साबित करना होगा कि ये मिल 1989 में ही संजीव के पिता ने उसे गिफ्ट की थी। इसके लिए उन्हें 1989 से पहले के बैकडेटेड स्टैम्प पेपर की जरूरत होती है, जिसके बाद सीधे ही मोरे को अब्दुल की याद आती है। अब्दुल भराड़े के साथ मिलकर फेक गिफ्ट डीड तैयार करा देता है, क्योंकि गरिमा की पार्टी के हारने के बाद अब्दुल ने उससे नाता तोड़ लिया था, जिसके बाद अपोजिशन पार्टी लीडर गरिमा इसका मुद्दा पार्लियामेंट में उठाती है, जिससे संजीव का भाई राजीव वो मिल केस जीत जाता है।
जिसके बाद गरिमा ये सारा कांड भराड़े को अब्दुल के सर डालने को कहती है। पुलिस अब्दुल को समझाकर सब कुछ कबूल करने को कहती है, जिसके बाद कोर्ट में अब्दुल का लाइसेंस कैंसिल कर पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब्दुल ने जो इतना पैसा खिलाया था उसकी वजह से पुलिस उसे सिर्फ पेपर पर जेल भेजती है। गरिमा एक बार फिर उसका मुद्दा बनाती है, जिसके चलते पुलिस अब्दुल को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस में थोड़ी जान पहचान की वजह से अब्दुल को थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। अब्दुल को शुगर की वजह से चक्कर आते हैं। एक जेके नाम का बंदा उसकी हेल्प करता है। अब्दुल की बीवी उससे मिलने आती है। अब्दुल उसे दोबारा जेल आने से मना करता है। जेके की सजा पूरी हो जाती है और वो जेल से छूटने वाला होता है और वो निकलने से पहले अब्दुल को 1 रुपए का सिक्का देता है और बाहर निकलने पर साथ काम करने को कहता है। सन 1996 में अब्दुल जेल से रिहा होता है। शौकत भाई उसे नफीसा से तलाक को कहते हैं, पर वो अपनी फैमिली को लेकर शौकत भाई के घर से चला जाता है। काम ठप पड़ने की वजह से वो एनजीओ वाले बंदों को कुछ पैसे देकर भेज देता है और अपने भाई को भी पैसे देकर वापस खानापुर भेज देता है। अब्दुल को आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उस एक के सिक्के से अब्दुल को जेके की याद आती है। वो उसे कॉल करता है। जेके उसे पैसे कमाने के लिए तुरंत नासिक आने को कहता है, जिसके बाद अब्दुल नासिक पहुंच जाता है। जेके स्क्रैप का काम करता है। वो अब्दुल को बापट और छत्रे नाम के 2 बंदों से मिलाता है, जो नासिक सिक्योरिटी प्रेस में मशीन और क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनका प्लान होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में घपला कर अच्छी क्वालिटी के स्टैंप पेपर को भी रिजेक्ट कर ज्यादा से ज्यादा स्टैंप पेपर चोरी कर लेना। अब्दुल उन दोनों का ये प्लान ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जब पर डे रिजेक्टेड पेपर्स की संख्या 50 से 700 जाएगी तो क्वालिटी कंट्रोल वाले सीनियर उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए अब्दुल आइडिया देता है कि उन्हें एक सबसे सीनियर ऑफिसर को बोतल में उतारना पड़ेगा। जिसके बाद अगले दिन जेके अब्दुल को लेकर पार्ट्स के ऑक्शन में जाता है, जहां सीनियर ऑफिसर मधुसूदन मिश्रा भी होता है, ताकि अब्दुल उससे बात कर उसे पटा सके। लेकिन अब्दुल जिससे पहले उससे बात करता उसकी नजर एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन पर पड़ती है, जिसके बाद अब्दुल अपना प्लान बदल देता है। अब्दुल अपनी बीवी के घर से निकलने के बाद घर से अपने पैसे, अपनी बीवी के गहने और प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर निकल जाता है। अब्दुल प्रॉपर्टी पेपर्स को गिरवी रखकर सारे पैसे लेकर तुकाराम के साथ दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने आता है। इसके बाद कहानी 1 हफ्ते पीछे आती है। अब्दुल का प्लान प्रिंटिंग मशीन की नीलामी में उसके सारे पार्ट्स खरीदने का होता है, लेकिन ये काम मधुसूदन के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए अब्दुल उसे पटाने के लिए एक घड़ी गिफ्ट करता है। उस घड़ी के साथ में उसका नंबर भी होता है। काफी इंतजार के बाद मधुसूदन उसे नासिक सिक्योरिटी प्रेस में अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है और वहां पर उसकी घड़ी उसे वापस कर उसे बेइज्जत कर भगा देता है। अब्दुल समझ जाता है ये टेढ़ी चीज है, इसलिए अब्दुल उसका प्रमोशन कराकर उसे फील कराना चाहता है कि मेहनत नहीं आजकल पैसे का बोलबाला है। कहानी वापस 1 हफ्ते आगे आती है। कैबिनेट मंत्री उन्हें ये अपना काम न बताकर भगा देता है, जिसके बाद मंत्री का पीए गुप्ता उनसे मिलता है और उन्हें बताता है इससे दूसरे बड़े मंत्री ये काम कर सकते हैं। अब्दुल बिना किसी गारंटी के पैसा उसे देकर आ जाता है। काफी इंतजार करने के बाद अब्दुल को गुप्ता का फोन आता है कि काम हो गया है, जिसके बाद अब्दुल गुलदस्ता लेकर सीधे मधुसूदन को मुबारकबाद देने उसके घर जाता है कि उसे सरप्राइज मिलने वाला है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो जनरल मैनेजर बन गया है। मधुसूदन को ये देख काफी धक्का लगता है कि उसकी इतने सालों की मेहनत जो नहीं कर पाए अब्दुल ने वो पैसे के जोर पर 1 हफ्ते में करा दिया। इसके बाद वो भी अब्दुल का साथ देने का डिसाइड करता है, जिसके बाद मधुसूदन वक्त से पहले ही एक मशीन को खराब बताकर उसका ऑक्शन रखवाता है। अब्दुल अपने बंदों के साथ कंपनी रजिस्टर कराकर ऑक्शन में मशीन के पार्ट्स की बोली जीत जाता है। अब बारी आती है स्टैंप प्लेट्स की। मधुसूदन प्लेट्स को टीन की शीट्स के साथ बदल देता है और बाकी ऑफिसर्स के सामने प्लेट्स की जगह टीन की शीट्स कट कर दी जाती है। इसके बाद मधुसूदन अब्दुल के कहने पर सारे पार्ट्स मुंबई भिजवा देता है। बापट और छत्रे मशीन को असेंबल करते हैं और उन्हें पता चलता है मधुसूदन ने प्लेट्स नहीं भेजी है। अब्दुल को मधुसूदन से मिलकर पता चलता है कि वो अब इस खेल में आ गया है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है और वो अब्दुल से 22 लाख रुपए मांगता है। अब्दुल उसे अपनी बीवी के गहने देकर डील करता है कि जैसे काम शुरू हो जाएगा वो उसे 22 नहीं बल्कि 25 लाख रुपए देगा। बापट और छत्रे प्लेट्स के साथ मशीन को असेंबल कर स्टैंप पेपर की छपाई शुरू करते हैं। बापट क्वालिटी चेक कर उसे पास कर देता है। क्योंकि स्टैंप पेपर्स बेचने के लिए अब्दुल को वेंडर लाइसेंस चाहिए, इसलिए वो भराड़े का धोखा भूल उससे मिलने जाता है। भराड़े उसे इंसल्ट कर वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है उसने वापस पुलिस और गरिमा से हाथ मिला लिया है। अब्दुल भराड़े के घर में घुसकर उसे थप्पड़ मारकर 1 हफ्ते के अंदर उसके लोगों के वेंडर लाइसेंस बनाने का ऑर्डर देता है। वेंडर लाइसेंस आते ही अब्दुल जून 1997 में अपनी नई कंपनी खोल बिजनेस शुरू कर देता है। अब्दुल का एक एम्प्लॉय सुल्तान एक नई महंगी बाइक लाकर शो ऑफ करता है, जिस पर अब्दुल को काफी गुस्सा आता है।
अब्दुल डिसाइड करता है कि उन्हें ज्यादा पैसों के लिए अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद वो अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदों को हायर कर पूरे देश में अपना बिजनेस फैला देता है और अब्दुल अपने आसपास के लोगों का भी बराबर ध्यान रखता है। अब्दुल को बार में फोन आता है कि सलीम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब्दुल प्रोटेक्शन के लिए बेंगलुरु में फहीम शेख नाम के नेता से मिलता है। अब्दुल उसके सारे बिजनेस में 10% इन्वेस्ट कर उसकी दोस्ती खरीद लेता है। अब्दुल इसके बाद सलीम को लोगों को अपने साथ करने को बोलता है। इसके लिए वो खानापुर के लोगों को फ्री में अजमेर दरगाह घुमाने का आइडिया देता है। अब्दुल को खानापुर में नफीसा का फोन आता है कि शौकत भाई अब नहीं रहे, जिसके चलते वो वापस मुंबई आता है। जून 1998 सेल्स रिपोर्ट से अब्दुल को फील होता है इतनी मेहनत के बाद भी उनके सेल्स नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। सेल्स मैनेजर बताता है कि सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, अगर उन्हें अपने नंबर्स बढ़ाने हैं तो मार्केट में अपनी जरूरत बढ़ानी पड़ेगी। जिसके बाद अब्दुल मधुसूदन से मिलता है और सारे लोगों का ध्यान उस तक लाने के लिए नासिक सिक्योरिटी प्रेस को एक हफ्ता मेंटेनेंस के बहाने बंद रखने को कहता है। मधुसूदन बापट और छत्रे की हेल्प से मशीनों में तकनीकी खराबी करवाकर प्रेस को कुछ टाइम के लिए बंद करा देता है। अब्दुल भराड़े को मिलने बुलाता है और उसे एक फ्लॉपी डिस्क देता है। भराड़े उसको चेक करने के लिए ऑफिस कंप्यूटर में लगाता है, जिसके बाद वो वायरस ओल्ड कस्टम हाउस के सारे कंप्यूटर्स में फैल जाता है और वहां पर भी कुछ टाइम के लिए काम रुक जाता है। स्टैम्प पेपर की डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है और वो प्रिंटिंग मशीन इतना लोड नहीं लेती है, जिसके बाद वो मशीन बढ़ाने के लिए मधुसूदन को डबल पैसे देता है। एनजीओ वाला सुल्तान अब्दुल की पीठ पीछे कलकत्ता वालों से स्टैम्प पेपर्स की डील कर रहा होता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक सीनियर ऑफिसर डिमांड पूरी न हो पाने की वजह पूछता है। भराड़े और मधुसूदन मेंटेनेंस और वायरस का बहाना बना देते हैं। सलीम खानापुर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है, जिसके बाद अब्दुल फहीम शेख को फोन कर सलीम को खानापुर से टिकट दिलाने को कहता है। अब्दुल मुंबई के चेक पॉइंट्स से बचने के लिए डीसीपी और एसीपी को पैसा खिलाकर दोस्ती कर लेता है। अब्दुल सुल्तान का पीछा कर उसे कलकत्ता वालों के साथ डील करता हुआ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे वेयरहाउस ले जाता है। अब्दुल उससे पूछताछ करता है, लेकिन सुल्तान गुस्से में उससे उल्टा बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद धोखेबाजी के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए अब्दुल सुल्तान को बैट से पीट कर मार देता है। अक्टूबर 2000 में चुनाव के बाद डीएसजी पार्टी यूनाइटेड शक्ति पार्टी के साथ गठबंधन कर सत्ता में आ जाती है। सत्ता परिवर्तन के बाद लोकल गुंडे वेयरहाउस में तोड़फोड़ कर जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन अब्दुल प्रोटेक्शन के लिए बड़े जाधव से मिलने जाता है और पार्टनरशिप ऑफर कर उसकी हेल्प से माल रखने के लिए एक गोडाउन ले लेता है। अब्दुल ऐसा इसलिए करता है कि जाधव को ये गलत फहमी रहे कि वो उससे नीचे दबकर रह रहा है और बाकी लोगों को ये लगे उसके सर पर जाधव का हाथ है। अब्दुल का भाई सलीम खानापुर से चुनाव जीत जाता है, जिसके बाद अब्दुल सारे खानापुर के साथ जीत सेलिब्रेट करता है। अब्दुल जेके के साथ बार जाता है, जहां वो उसी लड़की पर पैसा उड़ाता है जो उसे काफी पसंद होती है। जिसके बाद एक अमीर बंदा भी थाल में पैसे लुटाना शुरू कर देता है। दोनों में बहस हो जाती है कि कौन ज्यादा पैसा लुटाएगा। अब्दुल के पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा अब्दुल को उसकी औकात को लेकर ताना मारता है। जिसके बाद अब्दुल को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को कॉल कर खूब सारा कैश मंगाकर उस लड़की पर 90 लाख रुपए लुटा देता है और उस बंदे को उल्टा उसकी औकात समझा देता है। अगले दिन अब्दुल उस लड़की के साथ होटल में उठता है। अब्दुल को डोम्बे का फोन आता है। अब्दुल के बार वाले कांड की बातें फैल चुकी होती है कि उसने बार में 90 लाख उड़ा दिए। जिसके बाद उसे तुकाराम और रावत का भी फोन आता है। तुकाराम उसे इलेक्शन फंड करने को कहता है और रावत भी उससे दोबारा से एक नई डील करने को कहता है। अब्दुल सबको समझाने की कोशिश तो करता है कि ये सब अफवाह है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ ऑफिस से जेके भी उसे फोन कर बताता है कि सुबह से अनेकों फोन आ रहे हैं। अब्दुल को फील होता है ये बहुत गलत कांड हो गया है। इस कांड की वजह से सब उसके पीछे भूखे जानवर की तरह पड़ जाएंगे। और यहाँ स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के पार्ट 1 का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।